दोस्तों, प्रोप्राइटरी फर्म या फंडेड अकाउंट क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसका क्या रोल है, क्या इसके प्रो हैं, क्या इसके कॉज हैं, ये कौन सी कंपनी का हमको प्रोप्राइटरी फर्म कौन सा अकाउंट लेना चाहिए, कितने स्टेप का लेना चाहिए, ये पे आउट कब देते हैं, ये पे आउट देते भी हैं कि नहीं देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, तो उसको देखते हुए मैं एक नया ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोग इसको यूज़ करेंगे। इस वीडियो को देखते हुए किसी भी आप डिसीजन ना लें, कोई सा भी डिसीजन ना लें कि आप किस कंपनी का कौन सा प्रोप्राइटरी फर्म यूज़ करके कौन सा अकाउंट परचेज करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मैं कहूँगा आपसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी फंडेड अकाउंट यानी फंडिंग कंपनी एक गिफ्ट के तौर पर है हर फॉरेक्स ट्रेडर को। और यकीन मारें, मेरी भाषा में, इन माय ओपिनियन, अगर आप एक ट्रेडर हो, एक आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, एक आप प्रो ट्रेडर हो या एक आप नॉर्मल ट्रेडर हो, किसी भी तरीके के ट्रेडर हो, तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको फंडिंग अकाउंट के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप कोई फंडिंग अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप में किसी न किसी तरीके की कुछ न कुछ कमी है। या तो आपके अंदर पेशेंस की कमी है कि हमें सुबह ट्रेड करना है और शाम को अकाउंट में हमें बैलेंस हमारा चाहिए जो भी हमने प्रॉफिट गेन करा है, या तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप ट्रेडिंग ही नहीं जानते हो। क्या होता है ये प्रोप्राइटरी फर्म? प्रोप्राइटरी फर्म कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कंपनी होती है जो कि अपने रिस्क मैनेजमेंट को डिज़ाइन करते हुए एक ट्रेडर को हायर करती है पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम के लिए। और वो जो भी ट्रेडर उनके ट्रेडिंग कैपिटल पे जो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं उनका एक हिस्सा मुनाफा उनको ऑफ़र करती है। सिर्फ और सिर्फ यही है जिसको हम प्रोप्राइटरी फर्म कहते हैं। अब प्रोप्राइटरी फर्म या फंडेड अकाउंट कौन सी कंपनी सही है? वो खुद का कैपिटल लगा के यूज कर रही है, या फिर वो कस्टमर के, क्लाइंट के कैपिटल से ट्रेड कर रही है, वो आपको डेमो अकाउंट दे रही है कि वो आपको एक मास्टर अकाउंट दे रही है, रियल फंडिंग अकाउंट दे रही है, ये मैटर आपका नहीं है, ये कंसर्न आपका नहीं है। आपका कंसर्न ये है कि जिस भी प्रोप्राइटरी फर्म के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, क्या वो पे आउट देती है, क्या जो भी अमाउंट आपने विड्रॉ लगाया है एग्जैक्टली वो अमाउंट आपके वॉलेट में, आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। आपको ये मैटर करता है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैं किसी फंडिंग कंपनी को प्रमोट नहीं करता। हाँ, एक कंपनी है फंडिंग पिप्स और दूसरी कंपनी है फंडेड नेक्स्ट। मैंने इसका पे आउट अपने स्टूडेंट को लेते हुए देखा है, मेरे पास इसका प्रमाण है। मेरे स्टूडेंट वीकली, 15 दिन या मंथली अपने पे आउट ले रहे हैं, लगातार उनके पे आउट उनके अकाउंट में आ रहे हैं। हाँ, ऐसा भी है कि अगर उन्होंने रूल ब्रेक करा है तो उनका पे आउट कंपनी नहीं भी देती है। मैं इस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट बहुत सारे स्टूडेंट हमारे इस पे काम कर रहे हैं। अगर हम किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआती दौर पे, आप भी इससे रिलेट कर पाओगे, शुरुआती दौर पे आप कितना ही पेमेंट लगा के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कुछ तो एक अमाउंट होगा। मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर आपने दिन का 1% आपने प्रॉफिट कर लिया, जो भी आपका कैपिटल अमाउंट है उसका 1% प्रॉफिट अगर आपने कमा लिया आज के दिन, तो आपका आज का दिन का टारगेट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अगर आपने 3 से 5% का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, आज है मान लो मंडे को आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी और वेडनेसडे तक आपने 3 to 5% आपने अर्न कर लिया अपने ट्रेडिंग कैपिटल का, तो आपका पूरे हफ्ते का टारगेट अचीव हो चुका है। इसी प्रकार अगर आज आपका तारीख 10 से 15 है और आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल का 10 से 20% का प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं, तो आपका जो मंथली टारगेट है वो अचीव हो चुका है। यही मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अगर मान लो कि आप $1,000 से, जो कि इंडियन रुपीज़ में 88,000 रुपीज़ के आसपास होता है, तो अगर आपने $1,000 से अपना ट्रेडिंग कैपिटल शुरू किया, ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी, जबकि आप नहीं करोगे, $1,000 से आप नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल $100 से शुरू करते हैं। $100 का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ट्रेडिंग बैलेंस में, फॉरेक्स अकाउंट ओपन करके किसी भी ब्रोकर पे, और वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अब हम इसे $1,000 ले लेते हैं, तो $1,000 भी लेके अगर आपने अपना कैपिटल, अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी है, $10 होता है 1% ऑफ $1,000। तो अगर आपने $1,000 का 1% यानी $10 जनरेट कर लिया है पूरे दिन में,
$10 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो आपको ट्रेडिंग के लिए आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे रोक सके। बहुत सारी ज़रूरतें होंगी, बहुत सारे और आपके इमरजेंसी वर्क होंगे जो आपको ट्रेडिंग करने नहीं देंगे अच्छे तरीके से टर्मिनल पे बैठ के। उस केस में आप, या $10 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो आपको मोटिवेट करे कि आप अच्छे से अपना ट्रेडिंग करिए। अगर $10 आप डेली का अर्निंग कर रहे हैं तो बाय एंड ऑफ द मंथ आप अर्न करते हो कुल मिला के अप्रॉक्स $200। $200 इट मीन्स 16 से 17 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे रोक के रखे। यहीं पे अब मैं $1000 की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ $100 की। अगर आपने एक $100 का इन्वेस्टमेंट करा और किसी भी कंपनी से आपने एक अकाउंट परचेज किया, फंडिंग अकाउंट, आपको $100 के इन्वेस्टमेंट पे $10,000 to $15,000 का एक अकाउंट मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। $10,000 to $15,000 का जो अकाउंट है, इसमें आपको जो ड्रॉ डाउन भी आएगा ये 10% का रहता है, जो कि अप्रॉक्स होता है $1,000 to $1,500 का। आपने इन्वेस्ट करा $100 और आपको खर्च करने के लिए मिलेंगे अप्रॉक्स $1,000 to $1,500, ड्रॉ डाउन जिसे कहते हैं हम ट्रेडिंग के भाषा में। अब आपको जो भी चैलेंजेस आपने क्लियर किया, अब जो आपके पास मान लेते हैं कि सिर्फ $10,000 का एक अकाउंट है, फंडिंग अकाउंट है। $10,000 का फंडिंग अकाउंट से अगर आप ट्रेडिंग अपनी शुरू करते हो तो आपका जो 15 to 20% निकल के आता है $10,000 का, वो होता है $2,000, $2,000 इन इंडियन करेंसी अप्रॉक्स 1,60,000 रुपये, 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपये की अगर आपकी इनकम आ रही है तो अगर आप मंथली अपना पे आउट लेते हो, हालांकि मैं आपको मंथली लेने के लिए नहीं कहता, लेकिन अगर आप उसे 15 दिन पे भी अपना पे आउट लेते हैं तो आपको 80% ऑफ $2,000 जो कि आपने प्रॉफिट अर्न करा है पूरे महीने में, ये आपके सेविंग अकाउंट में या क्रिप्टो वॉलेट में क्रेडिट होता है फंडिंग कंपनी के द्वारा। अब ये जो $2,000 का 80% है ना, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि ये आपको मोटिवेट रखेगा और आपको ट्रेडिंग करने के लिए बाकी बाहरी जितने भी समस्याएं हैं आपकी, जो भी आपके और सारे वर्क हैं, वो करने से रोकेगा। हम ट्रेडिंग जब शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग में हम जब छोटे कैपिटल से ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम उसको मल्टीपल करने लगते हैं। हम 1% अ डे, 3 to 5% इन अ वीक, या फिर 10 to 20% मंथली नहीं जाते हैं। हम उस $100 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये $100 से हम $200 करते हैं, $500 करते हैं, तो जो है $1,000 करते हैं। इससे हमारा जो रिस्क एपेटाइटिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बिल्कुल हम फॉलो नहीं करते। हम किसी भी तरीके का डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं रहते। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिखता है, अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करना, जो कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। और इस केस में आफ्टर सम टाइम हमारा अकाउंट वैनिश हो जाता है, फिर हम एक दूसरा कैपिटल के तलाश में रहते हैं। फॉरेक्स में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि फंडिंग फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म एक गिफ्ट के तौर पे है हर फॉरेक्स ट्रेडर को। अब आते हैं कि हमें किस टाइप के प्रोप्राइटरी फर्म पे काम करना चाहिए, किस प्रोप्राइटरी फर्म का अकाउंट हमें लेना चाहिए, किस स्टेप का लेना चाहिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्रोप्राइटरी फर्म है वो खुद का कैपिटल आपको दे रही है या क्लाइंट के कैपिटल से आपको ट्रेड करा रही है। हमारे लिए मैटर ये करता है कि जिस भी प्रोप्राइटरी फर्म का अकाउंट हम ले रहे हैं वो हमें टाइम से पे आउट दे, उसके जो रूल्स हों इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि हम उसे मीट आउट ना कर पाएँ, या हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो जाए, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए उसके रूल्स को फॉलो करना। बहुत सारी फंडिंग कंपनियां हैं जो इंस्टेंट फंडिंग देती हैं। मैं कहूँगा कि एज अ बिगिनर आपको कभी भी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें वो दिन भर का ड्रॉडाउन 3% का देती हैं। यानी वो भले ही आपको दिया है $10,000 का बैलेंस, लेकिन अगर आपने उसमें 3% का इक्विटी अगर लॉस कर दिया एक दिन के अंदर तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, जो कि किसी भी फ्रेशर ट्रेडर के लिए, बिगनर के लिए सही नहीं होता। उस केस में हम कभी भी एक इंस्टेंट अकाउंट के फेवर में मैं कभी नहीं बोलता आपको
इसके बाद कंपनियां होती हैं जो कि आपको एक वन स्टेप चैलेंज का प्रोग्राम देती हैं। वन स्टेप चैलेंज के लिए आपको इनकरेज करती हैं। बिल्कुल, आप इंस्टेंट फंडिंग भी ले सकते हो और वन स्टेप चैलेंज भी ले सकते हो, लेकिन तब जब आपको ट्रेड करते हुए 3 से 4 साल मार्केट में हो गए हों, आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन हो, आप अच्छे से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हों, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम कितने लॉस पे आज मार्केट से बाहर चले जाएंगे। अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, अगर आपकी स्ट्रेटजी एक बहुत ही शानदार वाली टेस्टेड नहीं है, बैक टेस्टिंग नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल भी वन स्टेप चैलेंज और इंस्टेंट चैलेंज नहीं लेना चाहिए। वन स्टेप चैलेंज भी महंगा होता है कंपेयर टू 2 स्टेप चैलेंज और 3 स्टेप चैलेंज, बट उसमें आपको एक बार आपने ट्रेडिंग स्किल को दिखाना होता है। एक बार की आपने अपने ट्रेडिंग स्किल को दिखाया, यहाँ भी आपको दिन भर का जो ड्रॉडाउन मिलता है वो 3% का रहता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% का रहता है। कुछ कंपनियां फर्स्ट स्टेप वाले चैलेंज में 12% का प्रॉफिट जनरेट करने का एक अलग से आपको कंडीशन रखती हैं। यहाँ पे मेरा कंसर्न ये है कि आपको प्रॉफिट करके दिखाना होगा 12% का, और खर्च करने के लिए एक्सपेंस के तौर पे, या ड्रॉडाउन जो है वो दिन भर का 3% है और मैक्सिमम 6% है। ये थोड़ा सा रिस्की है कंपेयर टू 2 स्टेप चैलेंज। अब आते हैं 2 स्टेप चैलेंज पे। 2 स्टेप चैलेंज में हर ट्रेडर को 1:100 का लीवरेज कंपनी प्रोवाइड करती है। अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग लीवरेज है। हर कंपनियां आपको 2 स्टेप चैलेंज के लिए 10% का ड्रॉ डाउन देती हैं। अगर आपने $10,000 का अकाउंट लिया तो $1,000 तक का आप नुकसान ले सकते हैं टोटल। दिन भर का जो ड्रॉ डाउन होता है वो होता है 5% का, यानी जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है $10,000, इसका 5% यानी $500 का आप लॉस ले सकते हैं एक दिन का। और आपको फर्स्ट स्टेप में 8% का प्रॉफिट जनरेट करके देना होता है। 8% का प्रॉफिट जनरेट करके देना होगा आपके ट्रेडिंग कैपिटल का, जो कि $100 के इन्वेस्टमेंट में आपको $10,000 का इजी गोइंग 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट मिल जाता है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास किसी भी तरीके का मिनिमम डेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। 3 दिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाना होता है कुछ कंपनियों में ऐसा भी है कि आप एक सिंगल ट्रेड में भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डे का कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। आप चाहे उस 8% प्रॉफिट के लिए 1 हफ्ते का समय ले लो, 1 महीने का समय ले लो, 1 साल का ले लो, या उससे ज़्यादा ले लो, वो यहाँ पे आपको लिमिट नहीं देती। आप कोई भी नो टाइम बार होता है, आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जिसमें कम से कम वो 3 दिन का लिमिटेशन आपको देती हैं कि आपको 3 दिन कम से कम इसे ट्रेड करना रहेगा। वो 3 दिन प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी आपको 3 दिन तक ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपको 8% का प्रॉफिट आ गया तो आप अकाउंट पास कर गए चैलेंज फर्स्ट फेज का, ऐसा नहीं है। आपको 3 दिन वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप जो 8% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, यानी फेज़ 1 का जो भी टारगेट है, जैसे ही आपने अचीव कर लिया तो आपको सारे रनिंग ट्रेड जो कि प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं या नुकसान में भी थे, जो भी चल रहे हैं, जो भी रनिंग ट्रेड हैं, सारे रनिंग ट्रेड को क्लोज करना होगा। जब आप अपने सारे रनिंग ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद जो आपका पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखा है आपने, बहुत सारा बाय स्टॉप या बाय लिमिट, सेल स्टॉप या सेल लिमिट लगा के आप रखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे आई तो एक बाई का सौदा लग जाएगा हमारा, उस ट्रेड को भी आपको क्लोज करना होगा मैनुअली। जैसे ही आप मैनुअली क्लोज करते हैं, आपका ये फेज 1 का जो अकाउंट मिला था ये डिसेबल हो जाएगा और आपके मेल पे आफ्टर 10-30 मिनट आपको एक न्यू अकाउंट मिलेगा स्टेप 2 का। स्टेप 2 के अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे। अगेन उसमें भी आपको ड्रॉ डाउन मिलेगा 10% का, यानी टोटल आप 10% का लॉस ले सकते हो, एक दिन में 5% का लॉस ले सकते हो, और जो अचीव करने के लिए टारगेट देती हैं कंपनियां वो होता है 5% का। सेकेंड स्टेप में आपको 5% का प्रॉफिट जनरेट करना रहता है। इसमें भी मिनिमम 3 डे होता है कि 3 दिन कम से कम आपको ट्रेड करना चाहिए, प्रॉफिटेबल डे होना चाहिए, और मैक्सिमम टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। जैसे ही आप 5% का प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उनके रूल के अकॉर्डिंग, उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको मैनुअली क्लोज करना होगा अपने सारे रनिंग ट्रेड। अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर आपने लगा रखा है, बाय लिमिट, स्टॉप लिमिट या सेल लिमिट या सेल स्टॉप कुछ भी लगा रखा है, तो आपको उसको मैनुअली क्लोज करना रहेगा।
जब आप मैनुअली क्लोज करते हो वो अकाउंट चला जाता है उस कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट टीम को। रिस्क मैनेजमेंट टीम 24 to 48 आवर लेती है आपके जो भी आपने ट्रेड लिया था फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, उसको ट्रेडिंग हैबिट को चेक करती हैं कि क्या जो भी रूल्स रेगुलेशन उन्होंने बनाया था, जो आपको बताया था, उसको आपने फॉलो किया है। अगर आपने उस रूल रेगुलेशन को फॉलो किया है तो आफ्टर 40 to 78 आवर वर्किंग टाइम में, इसमें सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, आपको एक एग्रीमेंट देती हैं, मेल आता है कि आपका 2 स्टेप चैलेंज क्लियर हो गया, एक सर्टिफिकेट आपको आएगा। जब सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसके 48 to 78 आवर में, 72 आवर्स में आपको एक एग्रीमेंट आएगा कंपनी के थ्रू, उसको जस्ट आपको चेक इन करना रहेगा। चेक इन करने के बाद मार्कअप को आप उसे सबमिट करेंगे। देन आपको केवाईसी करनी रहेगी। केवाईसी जनरली 7 से 10 मिनट के अंदर हो जाता है, कभी कभी ये 48 आवर तक का समय ले लेता है। जब आप केवाईसी कर लेते हैं तो आपको मिलता है कि आप अपना रिवॉर्ड साइकिल को चूज करिए। रिवॉर्ड साइकिल सारी कंपनियां वीकली, 15 डेज़ और मंथली 3 तरीके का पे आउट आपको ऑफ़र करती हैं। कुछ कंपनियां हैं जो पहला पे आउट आफ्टर 21 ट्रेडिंग डेज़ के बाद आपको ऑफ़र करती हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनियां आपको वीकली और 15 दिन और महीने में आपको ऑफ़र करती हैं। टोटल आप 3 बार ले सकते हैं, 3 तरीके से ले सकते हैं। जो भी आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे वीकली पे आउट चाहिए तो आपको हर बार वीकली ही लेना होगा। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे 15 दिन पे आउट चाहिए तो आपको 15 दिन में ही पे आउट लेना होगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे मंथली पे आउट लेना है तो आपको मंथली ही पे आउट लेना होगा। अगर आप वीकली पे आउट लेते हो कंपनी से, किसी भी कंपनी से, तो ये 60-40 का रेशियो होता है। आपके प्रॉफिट का 60% जो प्रॉफिट है वो कंपनी आपको पे करेगी, 40% खुद रख लेगी। अगर आपने 15 डेज़ का पे आउट लिया हुआ है तो उस केस में जो प्रॉफिट आप गेन कर रहे हो उसका 80% प्रॉफिट आपको शेयरिंग होगा और 20% कंपनी फीस के तौर पे रख लेगी। इसी तरीके से अगर आपने मंथली पे आउट लिया हुआ है तो 100% पे आउट आपका होता है। इसमें किसी भी तरीके की कटौती किसी भी फंडिंग फर्म के द्वारा नहीं किया जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पे आउट चूज कर रहे हो। कंपनियां बहुत स्मार्ट होती हैं। ये मार्केट डिज़ाइन किया गया है आपसे पैसे लेने के लिए, न कि आपको पैसे देने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमने देखा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1, 2, 3 या फर्स्ट वीक में या महीने के 1, 2, 3 तारीख में प्रॉफिटेबल होते हैं, अच्छा पैसा उन्होंने गेन करा। लेकिन चूंकि उन्होंने पे आउट चूज करा था मंथली तो 27 डेज़ उनको वेट करना पड़ेगा। तो 27 डेज़ वो वेट नहीं कर पाते और इस केस में जो भी पैसा उन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ है वो इस बीच एक अलग सा ओवर ट्रेड करके या बेवजह का ट्रेड करके, चूँकि खाली बैठे हुए थे तो कुछ ना कुछ उनको करना था तो उन्होंने बैठे बैठे दूसरा ट्रेड ले लिया और उस ट्रेड में उस कमाए हुए प्रॉफिट को गंवा देते हैं। कंपनियां हमारे जो मेंटल पोजीशन से, हमारे सेंटीमेंट से खेलती हैं। यही कारण है कि अगर मंथली पे आउट हम लेते हैं तो उस केस में वो 100% पे आउट आपको देने के लिए तैयार रहती हैं। अगेन, अब जब मैं बात करूँगा तो मैं ना तो वीकली पे आउट के पक्ष में रहता हूँ और ना ही मैं बोलता हूँ कि आप मंथली पे आउट लीजिए। मेरा फेवरेट है कि आप आफ्टर 15 डेज़ पे आउट अपना ले लिया करिए। सारी कंपनियों का, लगभग 90% कंपनियों का जो पे आउट का डेट होता है, तो टाइम होता है, वो होता है ट्यूसडे। अगर आपने ट्यूसडे मॉर्निंग में कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करा है तो आप ट्यूसडे की इवनिंग में ही वो पे आउट अपने अकाउंट में प्रोसेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये जो पे आउट्स होता है वो 24 से 72 घंटे का टाइम लेता है आपके अकाउंट में आने के लिए, अगर आप क्रिप्टो से लेते हैं तो। और अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने ले रहे हो, बैंक अकाउंट में ले रहे हो, तो ये हर बार 72 आवर्स टू 1 वीक तक जाता है पूरा कंप्लीट। अगर आपने ट्यूसडे को पे आउट अपना प्रोसेस किया है तो ये नेक्स्ट मंडे तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, अगर आप बैंक अकाउंट में ले रहे हो तो। और अगर आप क्रिप्टो वॉलेट में ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइम ये 24 से 72 घंटे का टाइम लेता है, 1 दिन से 3 दिन के बीच में, और देन आफ्टर 10 से 20 मिनट का टाइम लेता है अगली बार के हर पे आउट से। अगर आप अपने पे आउट को क्रिप्टो के थ्रू ले रहे हैं, यूएसडीटी में ले रहे हैं, किसी भी क्रिप्टो वॉलेट में, बाइनेंस पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, फैंटम पे, मेटामास्क पे, कहीं भी ले रहे हैं, तो जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, अगर उसका आप 1% भी प्रॉफिट जनरेट कर लिए तो आप अपना पे आउट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एज़ पर रूल बनता है आपका वीकली या फिर मंथली या 15 दिन में जो भी आपने टारगेट साइकिल लिया हुआ था, तो जो आपका पे आउट बनता है एग्जैक्ट अमाउंट वो आपके क्रिप्टो वॉलेट में आ जाता है। बैंक अकाउंट में ये पेमेंट लेने के लिए आपको मिनिमम आपके ट्रेडिंग कैपिटल का 5% प्रॉफिट जनरेट करना रहता है,
जब 5% पेमेंट प्रॉफिट आप जनरेट कर लेते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं अपने पे आउट के लिए। ये आप जब भी किसी भी फंडिंग कंपनी को चुनें तो बहुत केयरफुली सब चीज़ों का ध्यान दें। सबसे बड़ी बात, आपको फंडिंग कंपनी के थ्रू ट्रेड क्यों करना चाहिए? मेरा फेवरेट, क्योंकि यहाँ पे खुद का कैपिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और हम 1% के आसपास का जो भी हम ट्रेडिंग बैलेंस चाहते हैं उसका 1% इन्वेस्ट करके हम 100% मतलब 100 गुना ज़्यादा बड़ा अकाउंट ले सकते हैं। फंडिंग कंपनी के थ्रू ट्रेड करने से हम बहुत ही जल्दी एक सही रिस्क मैनेजमेंट और सही स्ट्रेटजी पे काम करके हम बहुत ही अच्छे से प्रॉफिटेबल और बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं अगर हमने एक सही फंडिंग कंपनी को चुना है तो। अगेन मैं आपसे बोलूँगा कि फंडिंग फर्म या प्रोप्राइटरी फर्म सारे ट्रेडर के लिए नहीं है। ये बिल्कुल उनके लिए नहीं है जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस, बहुत सारे ट्रेडर हैं उनको आज जो प्रॉफिट अर्न करा वो शाम तक उनके अकाउंट में वो पैसा चाहिए। तो उस केस में आप कभी भी एक फंडेड ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। उस केस में आपको कभी किसी न किसी ब्रोकर पे ही काम करना रहेगा। कौन सा ब्रोकर अच्छा है, किस ब्रोकर पे जाना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता। अगेन मैं फंडिंग फर्म को भी, फंडिंग पिप्स को भी, जो कभी कंपनी का मैं नाम ले रहा था, मैं उसको प्रमोट नहीं करता। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट फंडिंग पिप्स से पे आउट ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं, और जो रूल ब्रेक कर रहे हैं उनका पे आउट रुक भी रहा है। मैंने फंडिंग पिप्स से अपने स्टूडेंट को पे आउट लेते हुए देखा है, फंडेड नेक्स्ट से पे आउट लेते हुए देखा है, एक अच्छा ट्रेड करते हुए देखा है। फंडिंग फर्म में, किसी भी प्रोप्राइटरी फर्म में ट्रेड करने के लिए आपको एक अच्छा वाला पेशेंस, एक बढ़िया वाली स्ट्रेटजी और एक सही रिस्क मैनेजमेंट का परिचय देना होगा। अगर आप किसी भी प्रोप्राइटरी फर्म के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उस अकाउंट को ब्लो कर देंगे, या बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उस अकाउंट को पास ही कर लेंगे। एक ऐसे ही सर्वे में मैंने पाया कि अगर कोई भी फंडिंग कंपनी की तरफ 10,000 लोगों ने अप्लाई किया किसी भी फंडिंग फर्म के लिए, किसी भी प्रोप्राइटरी फर्म से फंडिंग अकाउंट के लिए 10,000 लोगों ने अगर अप्लाई किया तो मात्र 1000 से 1200 लोगों ने ही फर्स्ट फेज़ अपना क्लियर किया। उस 1000 से 1200 लोगों के बीच में 30 से 40 लोगों ने सेकंड फेज क्लियर किया। उस 30 से 40 लोगों में से 20 से 25 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर अकाउंट पे काम करना शुरू किया। अगेन उस 20 से 25 लोगों में 15 से 20 लोग ऐसे हैं, 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो कि अपने मास्टर अकाउंट को लंबे समय तक सरवाइव किया और एक अच्छा पे आउट लिया। अगेन आपके अंदर भी काबिलियत है, आप भी एक प्रो फंडेड ट्रेडर बन सकते हैं, बशर्ते आप सही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, एक सही टेस्टेड स्ट्रेटजी पे काम करें और अपने पे आउट आने तक का इंतज़ार करें। अगर ये 3 क्वालिटी आपके अंदर हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हैं। अगेन ये जो मैंने बताया आपको एक सर्वे, किसी भी फंडिंग कंपनी का डेटा, ये उस फंडिंग कंपनी का डेटा है। एक्चुअल में जब आप हमारे टीम से संपर्क करते हैं, जब आप हमसे मिलते हैं, हमारे वहाँ ये डेटा अलग है। तो पता कीजिए हमारी टीम से कि हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप आपके शहर में कब हो रहा है और वहाँ पे इनरोल कीजिए। मेरे से नहीं पढ़ना है, किधर भी पढ़ो, ये चीज़ों को फॉलो करो। सबसे पहले एक ऐसे टीचर को ढूंढो जो आपको एक सही स्ट्रेटजी बताता हो, स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग कराता हो, बैक टेस्टिंग के बाद उसी स्ट्रेटजी पे डेमो ट्रेड कराता हो, फिर आपको फंडिंग अकाउंट के थ्रू ट्रेड करने के लिए कहता हो। इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने जानने वाले को भेजिए और हमें बताइए कि अगले किस टॉपिक पे, फॉरेक्स पे आप वीडियो चाहते हैं।